नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देवघर में कोरोना का कहर जारी, 22 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लातेहार में बढ़ते कोरोना को लेकर उपायुक्त अबू इमरान ने दिए निर्देश। झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग। छत्तीसगढ़ से आने वाले सभी चालक और यात्रियों को होगी कोरोना जांच। पीएम शहरी आवास योजना का नहीं मिल रहा लोगों को लाभ। मोकामा में 1950 लाभुक है योजना से वंचित। खाली कागजों पर नजर आए पीएम शहरी आवास योजना का लाभ। और समस्तीपुर के कल्याणपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। घर में अचानक लगी आग। हादसे में एक बच्चे, 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत। देवघर में कल कोरोना के मामले में बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। अब तक 22 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री संपूर्ण जिले भर में मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं। उपायुक्त खुद सड़कों पर उतरकर विभिन्न चौक चौराहों पर खड़े होकर बिना मास्क पहने लोगों को अर्थदंड लगा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिस प्रकार शहर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मास्क बेहद जरूरी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभाग के अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों से वसूले गए 50 रुपए, लोगों से अर्थदंड के पैसे का 30 रुपए स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दिया जाएगा और इनके द्वारा बनाए गए मास्क को दंडित लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हजारों लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग से पहुंचते हैं। अब मधुपुर, जसीडीह, देवघर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र पर भी व्यवस्था जांच की कराई जाएगी, जिसके बाद लोगों को शहर में प्रवेश होने की अनुमति दी जाएगी। संख्या को देखते हुए हम लोगों ने संपूर्ण जिले भर में मास्क का अभियान चलाए, जिसमें अगर कोई मास्क नहीं पहने हुए मिलता है घर के बाहर तो 50 रुपए का दंड वसूली किया जा रहा है। और ये काफी जरूरी है क्योंकि कल देवघर में अचानक 22 केसेस नए आए हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये मंदिर है यहाँ और यहाँ बाहर से भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसलिए एक ही हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, वो है बाहर जो भी लोग निकलते हैं वो मास्क पहने। और इसके लिए सारे हम लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीओ और मेडिकल ऑफिसर को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसका सख्ती से करें और दंड उसका वसूली करेंगे। इस दंड में हम लोग जो 50 रुपए जो आएगा, उसमें एक प्लान हम लोगों ने ये किया है कि 30 रुपए जो है सखी मंडल को दे के उनसे मास्क खरीदेंगे और वो जो मास्क कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर हम लोग जिनसे भी दंड वसूली किया जाएगा उनको देंगे, ताकि इससे सभी मंडल को रोजगार मिलेगा। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर लातेहार जिले के महुआढांड प्रखंड से सटे झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ से लातेहार में प्रवेश करने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। वहीं बैरिकेडिंग को हटाकर बिना कोरोना जांच के छत्तीसगढ़ राज्य में 2 बस सीमा पार कर लातेहार के महुआढांड पहुंच गई। इसकी सूचना मिलते ही महुआढांड एसडीओ निखिल सुरेन, डीएसपी रतिभान सिंह, बीडीओ टुड्डू दिलीप, मुखिया सुषमा कोजूर, पंचायत सेवक रामलखन यादव ने बॉर्डर ग्राम चंपा पहुंचकर फिर से बैरियर लगाए। वहीं मौके पर एसडीओ ने कहा कि अगर फिर से किसी के द्वारा बैरिकेडिंग हटाई जाती है और इसकी सूचना प्राप्त होती है तो हटाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएसपी रतिभान सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से आने वाले सभी यात्री, बस सहित सभी वाहन के चालक और यात्रियों की कोरोना जांच कर ही सीमा पार करने का निर्देश मेडिकल टीम और पुलिसकर्मी को दिया गया है। राज्य के अधिकारियों की घोर लापरवाही ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के 1950 लाभुकों को पीएम शहरी आवास योजना की तीसरी किश्त से वंचित कर दिया है। अधिकारियों के इस बेरुखी से पीएम शहरी आवास योजना की सफलता अधर में लटक गई है। बताया जा रहा है कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के 1950 लाभुकों को योजना का लाभ तो मिला, लेकिन लाल फीताशाही के कारण 4 साल बाद भी तीसरी किश्त की रकम आज तक नहीं मिली है। लिहाजा गरीबों का एक छत का सपना महज
सपना बनकर ही रह गया है। इस मामले पर वरीय अधिकारियों का आदेश भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। पीएम शहरी आवास योजना में बड़े पैमाने पर हुई लूट की शिकायतों को अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया है। देखिए, मोकामा नगर परिषद का घोर लापरवाही सामने दिख रहा। आईएसडीपी योजना के अंतर्गत आने वाला आवास आवंटन 1950 घर हुआ था। अभी क्या है, ऊपर से आदेश आया हुआ कि पैसा अवलंब दिया जाए। 2 किस्त मिला है, 2 किस्त अभी तक बाकी है, जिसमें 38,500 शौचालय का और 45,500 पलस्तर का। ये पैसा अभी तक बाकी है 1950 घर का। इसके वजह से सारा घर अधूरा पड़ा हुआ। शौच के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और ऊपर से हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। अति पिछड़ा हरिजन मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग धरना दिए थे और उसके आलोक में ये देखिए चिट्ठी भी आया हुआ। और चिट्ठी आया हुआ कितना दिन हो गया, आज तक पैसा देने के बाद क्या जांच कराया हुआ कितना दिन हो गया, आज तक एक दिन हुल्की मारने नहीं आया। उधर नशा मुक्ति अभियान को लेकर रांची के कई डॉक्टर पतरातू पहुंचे। मीरा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट में रांची के कई डॉक्टर्स को बुलाकर पतरातू और आसपास के क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और कैंपेनिंग कर लोगों को समझाने की कोशिश की गई। साथ ही उन्हें यह सलाह दी गई कि वो आकर मीरा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट में अपना इलाज कराएं, जहां शर्तिया तौर पर उन्हें नशे की लत से निजात दिलाई जाएगी। बता दें कि इस तरह कई सामाजिक कार्य इस ट्रस्ट के द्वारा पहले भी किए जाते रहे हैं। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र में भीषण चोरी की खबर आई है। बताया जाता है कि सिलाव ब्लॉक के पास देर रात अज्ञात चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर जेवर, नगद सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। इसकी जानकारी लोगों को आज सुबह हुई, जब सब लोग पैतृक गांव थाना क्षेत्र के पांकी से सिलाव पहुंचकर घर पर पहुंचे, जहां पर मुख्य गेट का ताला टूटा था। वहीं घर के अंदर सभी कमरे का भी ताला टूटा होने के साथ साथ गोदरेज जो अलमीरा है उसका भी ताला तोड़कर जेवरात, नगद के साथ कीमती सामान गायब मिले। वहीं घटना के बाद कुछ सामान घर से कुछ दूरी पर खेत में भी पाया गया। स्थानीय थाने को घटना की जानकारी देने के बावजूद कोई भी पुलिस पदाधिकारी नहीं पहुंच सका। आपको बता दें कि पाकी निवासी मनोज कुमार सिलाव में नया ब्लॉक के पास पावरडीह निवासी नरेश सिंह के मकान में किराए पर वो रहते हैं, जो पूरे परिवार होली के एक दिन पहले घर को बंद कर पांकी चले गए थे, लेकिन रोज सुबह शाम आकर घर की निगरानी रख रहे थे। शुक्रवार के शाम को भी घर को बंद कर रात में पांकी चले गए। शनिवार की सुबह आने पर देखा तो दंग रह गए। सारा सामान बिखरा और करीब 5 लाख का सामान की चोरी कर ली गई है। इस घर में चोरी हुआ है जिसमें पूरा सामान हम लोग का जो था पूरा ले गया है। हम लोग घर चले गए और घर जाने के जब बाद सारा रात में कल 2 अप्रैल को पूरे रात में बैठ इत्मीनान से चोरी किया गया। और इसमें पेट्रोलिंग वाले को भी हम फोन किए थे, जो थाना के नंबर होता है उस पर फोन किए तो वो नंबर उठाया गया, बट अभी तक हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि हमें थाना बुलाया जा रहा है। आप लोग सुबह आए हैं तो देखे हैं कि चोरी हो गया? हाँ जी। तो सूचना दिए पुलिस को? नहीं जी, हम तुरंत सूचना पुलिस को दिए हैं, तो पुलिस बोली कि आप थाना पर आइए। अब खबर गुमला से है, जहां नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पिता ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। मामला गुमला जिले के घाघरा थाने का है, जहां नाबालिग के साथ अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नाबालिग के पिता ने बताया कि युवती को 29 मार्च को गांव के ही नासिर खान नामक युवक के द्वारा जब नाबालिग शाम में अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी, इस दौरान नासिर आया और मुंह बंद कर उठाकर गेहूं के खेत में घसीटते हुए ले गया, जिसके बाद अपने 2 दोस्तों को बुलाकर नाबालिग को जोरी घाट होते हुए तुसगांव ले गए, जहां नाबालिग से नासिर ने हथियार के बल पर दुष्कर्म किया। इस संबंध में थानेदार कुंदन कुमार सिंह से पूछने पर उन्होंने कहा कि नाबालिग के पिता का आवेदन मिला है, जिसमें एक युवक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं इस घटना में संलिप्त सहयोगियों की भी पहचान की जा रही है। जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं पीड़िता के पिता ने कहा है कि पुलिस के द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। घाघरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का
शादी के नियत से अपहरण का मामला आया है, जिसमें घाघरा थाना कांड संख्या 40/21 दर्ज किया गया है। कांड में अपहृत पीड़िता को बरामद किया गया है और कांड अनुसंधान अंतर्गत। साहिबगंज के रंगा थाना क्षेत्र के तिलभेटा इलाके में मेले घूमने गई एक नाबालिग लड़की के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया है। हालांकि ये घटना बीते दिनों की है, लेकिन इस मामले में पीड़िता के द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस मामले को रफा दफा करने के लिए गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी और सभी पर जुर्माना लगाया गया था। लेकिन मामला जब पंचायत में नहीं सुलझा तो पीड़िता के परिवार ने रंगा थाने में पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसमें एक नाबालिग लड़का भी है। बरहरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा है कि यह घटना बीते दिनों की थी, लेकिन पीड़िता के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया था। कल जब पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते रविवार 28/3/2021 को रंगा थाना अंतर्गत ग्राम तिलबिठा में एक मेला का आयोजन किया गया था। वहीं पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी। हालांकि इस केस के रिपोर्टिंग में डिले किया गया, देर किया गया और दिनांक 1/4/2021 को रंगा थाना में प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस पूरे मामले का उद्भेदन पुलिस टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर करके सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। रुक रहे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। आगे बढ़ते हुए बात बेगूसराय की करते हैं, जहां सदर अनुमंडल स्थित एक मॉल में नौकरी के नाम पर झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये घटना नगर थाना क्षेत्र की है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि एक युवक ने नौकरी का झांसा देकर उससे आधार कार्ड और अन्य कागजातों की मांग की और जब लड़की ने नौकरी पाने के लिए उक्त मॉल में पहुंची तो आरोपी अटल कुमार ने उसे बंधक बना लिया और एक मकान में कैद कर लिया, जहां अटल कुमार ने एक दूसरे युवक से सौदा तय कर उक्त पीड़िता को युवक के हवाले कर दिया और दूसरे युवक ने घंटों उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं महिला थाने में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर के कल्याणपुर में एक दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 2 महिला समेत 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया है। घटना रामभद्रपुर गांव की है, जहां शुक्रवार की रात एक घर में अचानक आग लग गई। जब तक लोग इसमें कुछ संभल पाते और समझ पाते, तब तक आसपास के कई घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इसमें 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। मृतक की पहचान सोनेलाल यादव, पत्नी कौशल्या देवी, बहू संगीता देवी और 5 वर्षीय पोती के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी अपने घर में सोए हुए थे। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीणों की नींद खुली और उन लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि चूल्हे की आग फैलने से ही यह भीषण हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना से इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव के अवशेष को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सभी पीड़ित परिवार को सरकारी मदद की व्यवस्था दी जा रही है। तो खाना बनाने के क्रम में घर से जब तक पानी लाने गई तब तक आग पकड़ चुकी थी।
कितने लोग जले हैं? 3 जले हैं, 2 महिला है, 1 महिला का बच्चा है। अचानक आग लगा, उसमें जैसे एक बच्चा जल कर लगा। कितना घर जला है? 15-16। वहीं मधुपुर उपचुनाव में जीत को लेकर सभी पार्टियां कवायद में जुट गई हैं। और अगर बात करें महागठबंधन की, तो बेरमो और दुमका चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस और जेएमएम के हौसले बुलंद हैं। वहीं मधुपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने को लेकर पार्टी में मंथन का दौर लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु के बाद मधुपुर उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों से विचार विमर्श करने में लग गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मधुपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सभी पार्टियों के शीर्ष नेता और कांग्रेस आरजेडी के मंत्री भी पहुंचे। वहीं बैठक में सभी पार्टियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और मंत्री हफीजुल अंसारी की जीत की सहमति जताई है। देखिए, आज महागठबंधन के सभी पार्टी के बड़े नेता लोग आए हुए थे। हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता में बैठक किए। मिशन है मधुपुर, और क्योंकि हम लोग सीट जीते हुए हैं और पुनः जीतना है, और लगातार मधुपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के परंपरागत सीट है और रिन्यूअल सिर्फ करना है। क्योंकि आप देखे होंगे बेरमो उपचुनाव, दुमका उपचुनाव दोनों झांकी था, मधुपुर बाकी था। ये हम लोग जीतना है तो जीत ही होगा, लेकिन रिकॉर्ड में से जीतना है, इसके लिए हम लोग बैठे हुए थे। सब आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम सब तो एक ही में, सब वोटर एकजुट होकर के सब सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री हैं हसन साहब, उनको रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए हम लोग पूरा संकल्प लिए हैं। तो पूरे देश में ही भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं और झारखंड में कोई उनकी वापसी का अवसर नहीं मिले, इसीलिए वाम दलों ने ये निर्णय लिया है कि झामुमो को वहां न सिर्फ समर्थन करना है बल्कि पूरी जीत की गारंटी करने के लिए वाम दल उस क्षेत्र में काम करेंगे। इसी बात का आश्वासन आज यह बैठक में हम लोगों ने दिया है। एक चिंता आप लोग को सताती है कि देश में चुनाव हो रहे हैं, बगल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन मीडिया में और कहीं तमाम जगहों पर उसका नाम भी नहीं आ रहा, मुख्य मुकाबले में बनी हुई पार्टी भी नहीं दिखाई दे रही है। अब वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। मेन खतरा अभी पूरे देश में भाजपा जिस तरह से विध्वंस पैदा कर रही है उसको रोकना है। अन्य राज्यों में भी हमारी कोशिश यही है और इस झारखंड में भी उसकी वापसी को रोकने के लिए ही हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस चुनाव में भी उसी दिशा में लगेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। महागठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों के शीर्ष नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनाया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतने की प्रारूप तैयारी करेंगे। आज की बैठक का जो संदर्भ था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो है या जो समान विचार उन सभी दलों को आज यहां पर आमंत्रित किया गया था और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उसमें कांग्रेस की तरफ से माननीय रामेश्वर उरांव जी, बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी और राजेश ठाकुर जी शामिल हुए। आरजेडी से श्याम सिंह जी शामिल हुए। सीपीआई से महेंद्र पाठक जी, अजय सिंह जी, सीपीआईएम से प्रकाश विप्लव जी
सीपीआई एमएल से जनार्दन प्रसाद जी और शुभेंदु सेन जी आज की बैठक में शामिल हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी और मैं स्वयं उस बैठक में शामिल था। ये तो मधुपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसी के संबंध में कांग्रेस जेएमएम लिफ्ट की पार्टियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी की सदारत में हम लोग सभी लगेंगे मधुपुर उपचुनाव में। हम कांग्रेस के तरफ से जेएमएम के तो हैं ही, उनका तो उम्मीदवार ही है। लिफ्ट की पार्टियों ने भी कहा कि वो भी लोकली रह करके वहीं रह करके और चुनाव प्रचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए। यही तय हुआ। बहरहाल ये तो बात तय है कि दुमका और बेरमो सीट महागठबंधन के पाले में आने के बाद महागठबंधन के हौसले काफी बुलंद है। अब देखना ये होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी मधुपुर उपचुनाव में कितना प्रभावशाली से साबित होती है। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा की रिपोर्ट। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होना है और सभी पार्टियां चुनावी मैदान में ताल भी ठोकने के लिए तैयार हैं। उधर बेगूसराय में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अब लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। बीती रात भी बाल हृदय योजना के तहत बेगूसराय से 2 बच्चों को सरकारी खर्चे पर अहमदाबाद भेजा गया, जहां दोनों बच्चों का ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। दरअसल तेघड़ा अनुमंडल के केरतौल निवासी मोहम्मद इम्तियाज की 5 वर्षीय पुत्री शायरा परवीन और सदर अनुमंडल क्षेत्र के राजोपुर निवासी मोहम्मद फारूक की 2 वर्षीय पुत्री रोजा खातून के हृदय में छेद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ओपन सर्जरी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण गुरुवार की देर शाम उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से पटना भेजा गया, जहां से आज हवाई जहाज से उन्हें अहमदाबाद ले जाया जाएगा, जहां पर दोनों बच्चों के हार्ट की ओपन सर्जरी की जाएगी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाल हृदय योजना कार्यक्रम चलाई जा रही है और इसी के तहत लगातार बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। जिन बच्चों को भी हृदय में दिक्कत है, हार्ट की डिजीज है, उनका इलाज किया जा रहा है। अब तक 10 बच्चों का इलाज हो चुका है और आगे भी लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके जरिए से जिन भी बच्चों के हार्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उनकी इस बीमारी को दूर करने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। वहीं सूबे में अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसने आम लोगों को परेशान कर रखा है और पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने विवश नजर आ रही है। बात अगर हम मधुबनी की करें तो यहां भी हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि सरकार और प्रशासन भी उनके सामने बोना नजर आ रहा है। मधुबनी जिले में भी हत्या की वारदातें तूल पकड़ रही हैं। लगभग हर एक दिन कहीं न कहीं से हत्या की खबर आती है। ताजा मामला भैनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां तालाब विवाद को लेकर एक ही परिवार के लगभग आधा दर्जन लोगों को गोलियों से छलनी करके मौत की नींद सुला दी गई। वहीं अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो गए। बता दें कि मोहम्मदपुर का पड़ोसी गांव गैबीपुर के रहने वाले अपराधी प्रवीण झा ने अपने 35 साथियों के साथ AK-47 जैसे हथियारों के साथ वो आया और राणा प्रताप सिंह के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों में से इलाज के दौरान 2 की मौत हुई है। इस नरसंहार में पूरे 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लोगों के लिए नहीं सर, भरोसा है आपके ऊपर। मारे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए, सबको फांसी का सजा मिलना चाहिए, एक को सबको मिलना चाहिए, किसी को नहीं छोड़िएगा। मेरे पापा अंकल सबको बहुत पाके मारे हैं। मोहम्मदपुर में हुए नरसंहार के बाद राजनेताओं का दौरा शुरू हो गया है। रोज किसी न किसी पार्टी के नेताओं का आना जाना हो रहा है। इसी कड़ी में हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर भी घटना के 4 दिन बाद पहुंचे, जहां परिजनों ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन को लेकर प्रशिक्षु SDPO भी मौजूद रहे। परिजनों ने बार बार भैनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा का नाम बताया, जो कि बीजेपी से हैं।
लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है ये तो समय ही बताएगा। 6 आदमी की मृत्यु, अभी 5 लाश आई है ना? 4 ही आया है, 5 में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सुनी हुई बात के आधार पर बोल रहे हैं या सुनी हुई बात पे हम बात कर रहे हैं। एक लाश, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लाश के लिए हमको फोन आया था अभी 2 घंटा पहले, प्राइवेट हॉस्पिटल पटना में। प्राइवेट हॉस्पिटल में है, उसका फोन भी आया था, डेथ कर गया है। तो वो हम कंफर्म है। अच्छा का कंफर्मेशन नहीं हो, सुनी सुनाई लोगों को जो सुनी सुनाई करना। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों के ऊपर सख्त रवैया अपनाती है, लेकिन मोहम्मदपुर गांव में जो नरसंहार की वारदात हुई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। वैसे पुलिस ने 35 लोगों पर नामजद और 10 लोगों पर अज्ञात एफआईआर की है। मामले में पुलिस 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है। अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस नरसंहार की साजिश करने वालों के ऊपर कब तक कार्रवाई होती है। साधना प्लस न्यूज के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। तो अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा करने वाले नीतीश सरकार, जिसे सुशासन की सरकार भी कहते हैं, वहां पर सुशासन तो नजर आता नहीं है, लेकिन अपराधी बेलगाम नजर जरूर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से जो मामला निकलकर सामने आया है, देखना यह होगा कि कब तक कार्रवाई होती है और कब तक असल अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो गई है, लेकिन आरोप बीजेपी के नेता पर भी लगे हैं। तो क्या उनसे पुलिस पूछताछ करती है? क्या उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में होती है या फिर कुछ और ही निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन लगातार बढ़ते अपराध पर पुलिस का शिकंजा कब और कैसे कसा जाएगा, कब अपराध पर लगाम लगेगी, ये भी बिहार के लिए बहुत बड़ा सवाल है आज भी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।